लाइव कर दिया हूँ। हाय, गुड मॉर्निंग। आज के सेशन के बारे में आप लोगों को बताया गया था। जागो, सुबह हो गई है, ठीक है। आज के जो सेशन ले रहे हैं, जो हमारे बीच आ रहे हैं, उनका नाम है पंकज पांडे सर। बेसिकली ही इज एसोसिएटेड विद असर प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन। नाम सुना है आप लोगों ने? नाम सुने हो? वेरी गुड। ये बेसिकली ये जो एनजीओ है असर, ये बेसिकली क्या करती है, एजुकेशन बेस्ड सर्वे प्लान करती है, ठीक है। और ये जहां तक बताया गया है कि आप लोगों के मतलब तैयारी में, प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, यूजफुल है। तो एक सेशन अगर हमारे को मिल रहा था तो एक सेशन आप लोगों के लिए प्लान किया गया है। इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं रिलेटेड टू एजुकेशन सर्वे एंड करंट अफेयर्स। गॉट इट? तो हम लोग क्या बुला ले सर को? क्या नाम है सर का? बुला लिया जाए सर को। माइक वगैरह सब रेडी है? ऑनलाइन बच्चे आ गए हैं? So please welcome Pankaj Pandey sir. सभी को जोहार। मेरा नाम पंकज पांडे है। यहाँ ऐसे रख लें, देखिए कुछ दबा तो नहीं। और आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस होंगे इन द मिडिल ऑफ सेशन या सेशन के बाद कैसे करते हैं? एक रूल फिक्स कर लेते हैं, है ना? तो मेरा नाम पंकज पांडे है। मैं हूं असर एसोसिएट प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन झारखंड। प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग जानते होंगे, आज उस पर भी डिस्कस करेंगे। और प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के द्वारा जो ये सर्वे होता है, असर सर्वे, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी हैं आज के अमर कुमार शुक्ला, एमएमई एसोसिएट प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन झारखंड। आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं, जो है असर रिपोर्ट। उस असर रिपोर्ट पर जाने से पहले हम उड़ान आईएएस एकेडमी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमें आमंत्रित किया। ठीक है, ये जो सेशन है इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखना है, क्योंकि आपको आगे दिन आप परीक्षाओं में या फिर निजी लाइफ में भी काम आने वाला है। इसको आगे बढ़ाएं। हाँ, सहयोग के लिए रहिएगा थोड़ा। देखो, किधर रहा जाए, ऐसे चेयर का जरूरत नहीं है। इसको आगे बढ़ाने के लिए तो ये जो सेशन है ये आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, कुछ बिंदु यहाँ दिया हुआ है। एक तो कि आपको एक परिदृश्य समझने को मिलेगा आज कि हमारे देश और राज्य में शिक्षा की क्या स्थिति है। असर रिपोर्ट बेसिकली वही बताता है। ठीक है। दूसरी बात कि आप लोग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो जो टीचर संबंधित कोई तैयारी कर रहे हैं उसमें तो डेफिनेटली एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। और अगर आप
यूपीएससी या कोई स्टेट का पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको मेंस में एसे राइटिंग वगैरह में कुछ अगर एजुकेशन से रिलेटेड दे दिया तो उसमें भी आपको एक काम देगा। प्लस इंटरव्यू वगैरह में भी आपको इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं जिसमें आपको ये सहायता करेगा। एक चीज और है इसमें कि आप लोग भावी अधिकारी हैं, किसी न किसी संवैधानिक पद पर जाकर के बैठने वाले हैं। तब जब हाथ में पावर आ जाएगा तो आप लोग इस शिक्षा की स्थिति को बदलने में भी अपना हाथ, अपना सहयोग देंगे, है ना। तो अगर ये पता रहेगा पहले से कि अभी स्थिति क्या है धरातल पर, तो आपको उस काम को करने में सहूलियत होगा। अभी बीओ वगैरह का बैच चल रहा है यहाँ, है ना। तो बीओ वगैरह अगर कोई बनते हैं, उनको पता रहेगा कि एक्चुअल क्या स्थिति है धरातल पर शिक्षा की, तो वो अपने कार्य क्षेत्र में इसका उपयोग कर पाएंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं असर किया क्यों जाता है। असर क्या है नहीं है उसके पहले हम लोग पता करते हैं कि असर किया क्यों जाता है। तो ये जो टेक्स्ट देख रहे हैं आप, क्या लगता है ये किस क्लास के, किस ग्रेड का ये कहानी होगा? सबको दिख रहा है इधर भी? स्टैंडर्ड 2 ग्रेड का होगा ये, है ना। तो हम पता करना चाहते हैं कि हमारे देश के और राज्य के कितने प्रतिशत बच्चे इस सिंपल टेक्स्ट को पढ़ पाते हैं, कितने प्रतिशत बच्चे इस भाग के सवाल को कर पाते हैं। यह एक सैंपल के लिए लगाया गया है। हम जानना चाहते हैं कि बच्चे जो हैं फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी में कितने अच्छे हैं, कितने प्रोफिशिएंट हैं, कितने बच्चे जो हैं उनको ये भी नहीं आ रहा है। तो इन समस्याओं को हम लोग उजागर करने के लिए ये सर्वे कर रहे हैं ताकि इस पर एक्शन लिया जा सके और उसको सॉर्ट आउट किया जा सके। अब आते हैं असर क्या है। असर का पूरा नाम होता है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। ये याद रखिएगा, असर का फुल फॉर्म एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। यह प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के नेतृत्व में नागरिकों के द्वारा किया जाने वाला देश का बड़े सर्वेक्षणों में से एक है। इसकी शुरुआत 2005 में हुई और 2005 से 2014 तक लगातार हर एक वर्ष किया गया। 2014 के बाद इसको हम लोग एक साल गैप करके कर रहे हैं। गैप के वर्षों में कुछ अलग थीम पर हम लोग सर्वे करते हैं। तो इससे पहले 2024 का सर्वे का रिपोर्ट हम लोग अभी प्रस्तुत कर रहे हैं। इससे पहले ये 2022 में हुआ था और उससे पहले 2018 होना तो चाहिए था 20 में, लेकिन पेंडेमिक की वजह से वो नहीं हो पाया था। हाँ, उस पर भी आते हैं। सर्वे क्या है वो समझ गए। ये क्या एसेस करता है ये भी हम लोग पिछले स्लाइड में देखे थे कि फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी बच्चों की कैसी है वो एसेस करते हैं, और बच्चों का एनरोलमेंट कहीं है कि नहीं, कितने प्रतिशत बच्चे एनरोल्ड हैं स्कूलों में, कितने प्रतिशत अभी आउट ऑफ स्कूल हैं, इसकी भी जानकारी ये देता है। और कुछ जानकारी जो स्कूलों में फैसिलिटीज वगैरह हैं, कितने स्कूलों में वो सारी फैसिलिटीज उपलब्ध हैं, किसमें कितने प्रतिशत स्कूलों में किन फैसिलिटी की कमी है, ये भी देखने का प्रयास करते हैं हम लोग। इस सर्वे में 3 से 16 साल तक के बच्चों का सर्वे किया जाता है, ठीक है, और 5 से 16 साल तक के बच्चों का एक मूल्यांकन किया जाता है जो भाषा और गणित में
उसका असेसमेंट करके देखते हैं कि वो किस लेवल पर है। इस साल हम लोग 14 से 16 साल तक के बच्चों के लिए एक एक्स्ट्रा टास्क डिजिटल लिटरेसी का हम लोग किए थे। तो 14 से 16 साल तक के बच्चों के लिए 3 टास्क हो गया, भाषा, गणित और डिजिटल टास्क। आगे धीरे धीरे और पता चलेगा कि डिजिटल टास्क में क्या था और बाकी न्यूमरेसी और लिटरेसी में क्या था। थोड़ा सा डाल लेते हैं प्रकाश कि हम लोग करते कैसे हैं इसको। तो इस सर्वे को करने के लिए हम लोग फरवरी से लेकर के और अगस्त तक इसकी तैयारी करते हैं। क्वेश्चनर डेवलप करना, टेस्टिंग टूल डेवलप करना, ये सब कार्य किया जाता है। केवल डेवलप करना ही नहीं, डेवलप करने का मतलब क्वेश्चनर बनाना, उसका पायलट करना, पायलट करके देखना कि क्या हमारा क्वेश्चनर ठीक ढंग से बना है, क्या वो ग्रामीण परिवेश के लिए ठीक है, बच्चे उसको समझ पा रहे हैं, अभिभावक समझ पा रहे हैं। मतलब एक बार बना करके पायलट किए, फिर पायलट से जो निकल करके आया कि कुछ इसमें दिक्कत आ रही है, ये शब्द समझने में दिक्कत आ रही है जिसके कारण से आंसर गलत आ रहा है। फिर अगेन एंड अगेन इसका पायलट होता है जब तक कि ये फुल फाइनल ना हो जाए। उसके बाद हम लोग सभी डिस्ट्रिक्ट में सर्वे करवाने के लिए वहां पार्टनर ढूंढते हैं। पार्टनर का मतलब जो इस सर्वे को कंडक्ट करवा सकें। इसमें बीएड कॉलेजेस, डाइट्स या फिर एनजीओज हो सकते हैं। इस बार के सर्वे में मोस्टली मतलब 20 जिलों में बीएड कॉलेजेस के स्टूडेंट जाकर के ये सर्वे किए थे। ठीक है, थोड़ा सा और इस प्रक्रिया को थोड़ा सा और बढ़ाते हुए बता देते हैं कि सर्वे होता कैसे है। सर्वे होने से पहले स्टेट लेवल पर मास्टर ट्रेनर्स का ट्रेनिंग होता है 5 दिनों का। उसके बाद वे ट्रेनर जिला में जाकर के जो हमारे पार्टनर बीएड कॉलेज होते हैं या फिर एनजीओ होते हैं, उनके स्टूडेंट्स को 3 दिनों का ट्रेनिंग देते हैं। वे जो तैयार हुए स्टूडेंट या वॉलंटियर जो एनजीओ के हैं, 3 दिनों का ट्रेनिंग लेकर के तैयार हुए, वे 2 दिन जाकर के सर्वे करते हैं गांव में। जो गांव अलॉट किया जाता है उनको, उस गांव में जाकर के सर्वे करते हैं। उस गांव के एक स्कूल का विजिट करते हैं और उस गांव के 20 घरों का रैंडम सिलेक्शन किया जाता है और उस 20 घरों के 3 से 16 साल तक के जो बच्चे हैं उनका सर्वे किया जाता है। उनके नामांकन की स्थिति, उनके भाषा, गणित और डिजिटल टास्क वगैरह का उम्र को देखते हुए उसका असेसमेंट किया जाता है। ठीक है, इस साल के जो सर्वे का रिपोर्ट है उस पर हम लोग आते हैं कि हम लोग कितना कवरेज कर पाए थे। तो झारखंड की अगर बात करें तो 24 जिले में सर्वे हुआ था। 24 जिले मतलब 24 जिले, सभी जिले में। अगर ऑल इंडिया लेवल पर देखा जाए तो 605 जिलों का सर्वे किया गया था। 605 जिलों का। जिले तो और भी हैं, लेकिन हम लोग ये जो सर्वे करते हैं ये ग्रामीण जिलों में करते हैं। कोई जिला अर्बन है या कुछ आपदा वगैरह आ गई है, कहीं दंगा वगैरह हो रहा है, नहीं हो पाता है, लेकिन ग्रामीण जिले जितने हैं उसमें हम लोग पहुंचकर सर्वे करने का कोशिश करते हैं। तो झारखंड में 24 जिला और ऑल इंडिया में देखा जाए तो 605 जिलों का सर्वे हुआ है इस साल। कितने घरों में अगर हुआ तो 14,282 झारखंड के केस में है और 3,52,028 घर जो है पूरे भारत में सर्वे किया गया है। आपको याद रखना है 3 से 16 साल तक के बच्चों की संख्या 27,649। इसको 27.5 भी याद रखने के लिए आप मोटा मोटी बोल सकते हैं। 27,500 बच्चे का
सर्वे किया गया है झारखंड में। वहीं 6.5 लाख के करीब बच्चों का सर्वे किया गया है पूरे भारत में। ये रिपोर्ट जानने से पहले कवरेज जानना जरूरी होता है कि कितने बच्चों का सर्वे करके ये प्रस्तुत किया गया है ना। हाँ, ये बेसिकली सैंपल साइज है। स्कूलों का अगर बात करें, अभी बात कर रहे थे हम लोग कि उस गांव का एक सरकारी विद्यालय का भी अवलोकन करते हैं, उसकी फैसिलिटीज वगैरह को देखते हैं। तो झारखंड में 671 और ऑल इंडिया लेवल पर 15,728 स्कूलों का हम लोग विजिट किए थे। सबसे महत्वपूर्ण है पार्टनर और वॉलंटियर। पार्टनर और वॉलंटियर के बिना ये सर्वे अधूरा रहता है। उनके बिना कल्पना ही नहीं कर सकते हैं इस सर्वे का। तो झारखंड में 23 पार्टनर मिलकर 24वें जिले किए थे और ऑल इंडिया लेवल पर 641 पार्टनर और उनके 25,557 वॉलंटियर मिलकर के इस सर्वे को अंजाम दिए। झारखंड में वॉलंटियर्स की संख्या 1020 के लगभग। की फीचर्स के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ये जो असर सर्वे है ये हाउस होल्ड बेस्ड सर्वे है। भले ही उस गांव के एक स्कूल का जाकर के हम लोग अवलोकन करते हैं, वहां के फैसिलिटी, नामांकन वगैरह कुछ जानकारी लेते हैं, लेकिन ये जो सर्वे है मुख्यतः हाउस होल्ड सर्वे है। स्कूल में हम लोग आधा से 1 घंटे का काम रहता है, बाकी जो 1.5-2 दिन है वो घरों में जाकर के सर्वे कर। तो ये सैंपलिंग इसका कैसे किया जाता है, तो हर एक जिले के 30 गांव को सेलेक्ट किया जाता है। सेलेक्ट करने का भी मेथड रहता है, पीपीएस सैंपलिंग मेथड बोलते हैं उसको। पीपीएस सैंपलिंग मेथड से 30 गांव को रेंडमली सेलेक्ट किया जाता है और हर एक गांव के 20 घरों में सर्वे किया जाता है। ये भी हम लोग चर्चा कर ही लिए हैं कि 3 से 16 साल तक के बच्चों का घरों में सर्वे करते हैं, 5 से 16 साल तक के बच्चों का असेसमेंट भी करते हैं। असेसमेंट कैसे करते हैं ये महत्वपूर्ण है। 1-on-1 असेसमेंट है ये। क्लास में जैसे बच्चों को पेपर थमा करके एक ही बार टेस्ट ले लेते हैं, वैसा नहीं करते। एक हमारे पास टेस्टिंग टूल है, ओरल टेस्टिंग टूल उसको बेसिकली बोल सकते हैं। एक बच्चे का टेस्ट लिया, उससे अगर उस घर में और भी बच्चे हैं तो उसका दूसरा सैंपल निकाल करके दूसरे का टेस्ट लिया। एक बार में मतलब एक ही बच्चे का टेस्ट होता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि बच्चों का कॉपी करने का, बच्चों में कॉपी करने का जो है आदत रहता है ना। अगर क्वेश्चन पेपर देख करके बिठा दें ताक झांक करने लगते हैं, लेकिन इसमें गुंजाइश नहीं हो पाता है कॉपी करने का। बियॉन्ड बेसिक्स 14 से 16 का जो बताए हम कि इस बार हम लोग डिजिटल लिटरेसी का भी टेस्ट लिए हैं। अब हम लोग आते हैं इस साल के रिपोर्ट पर। इस साल के रिपोर्ट को 3 भागों में मुख्यतः बांटने का कोशिश किए हम लोग। यंग चिल्ड्रन जो 6 या उससे नीचे के बच्चे, 6 साल या उससे नीचे के बच्चे हैं, उनका रिपोर्ट पहले देखेंगे। उसके बाद स्कूल गोइंग चिल्ड्रन 6 से 14 साल के जो हैं उनका देखेंगे। उसके बाद 15 से 16 साल तक के बच्चों का देखेंगे। उसके बाद एक चीज और है, जो स्कूल ऑब्जर्वेशन का हम बात कर रहे थे कि एक स्कूल का भी ऑब्जर्वेशन होता है उस गांव में, तो उससे जो आंकड़ा निकल के आया है उसको देखें। अब आते हैं यंगर चिल्ड्रन, 3 से 5 साल के जो बच्चे हैं उनका क्या स्थिति है वो देखने का कोशिश करते हैं। तो रिपोर्ट बताता है कि 6 साल के नीचे के जो बच्चे हैं उनका नामांकन बढ़ते हुए दिख रहा है। इस टेबल से समझने का प्रयास करते हैं। यहां 3 साल, 4 साल और 5 साल के बच्चों का दिया गया है डेटा।
2018 से 24 तक इसको कंपेयर करके देखा गया है। अगर एज 3 का बात करें तो 2018 में 77%, 2022 में 74 और 2024 में 82% हो गया। उसी तरह एज 4 का 75, 82, 81 इस तरह से बढ़ रहा है नामांकन। एज 5 का भी आपको बढ़ते हुए दिखेगा। थोड़ा 2022 में एज 3 का कम दिख रहा है और एज 5 का भी कम दिख रहा है कंपेयर टू 2024, है ना। लेकिन जान ही रहे हैं कि 2022 जो था पेंडेमिक के जस्ट बाद का वर्ष था। तो कुल मिलाकर के इस स्लाइड का निष्कर्ष ये निकलता है कि साल दर साल बच्चों का नामांकन जो है बढ़ते दिख रहा है प्री स्कूलों में। अगर ऑल इंडिया से कंपेयर करके देखें, झारखंड का 2024 अगर देखें तो एज 3 के बच्चे ऑल इंडिया लेवल से थोड़ा ज्यादा ही नामांकित हैं हमारे यहाँ। एज 4 के थोड़ा सा कम है, एज 5 के ज्यादा ही कम है। ऑल इंडिया लेवल से कंपेयर करके देखा जाए तो ज्यादा ही कम है हमारे झारखंड के। इस स्लाइड में अब हम लोग देखेंगे कि कितने बच्चे जो हैं आउट ऑफ स्कूल हैं इस उम्र के। इस उम्र के कितने बच्चे आउट ऑफ स्कूल रह रहे हैं अभी, साल दर साल उसमें क्या बदलाव आ रहा है वो भी इसमें शो किया गया है। ये जो रेड आप लाइन देख रहे हैं ये है एज 3 के लिए, ये ब्लू एज 4 और ये एज 5। 2018 में जहां 17% 3 साल के बच्चे किसी भी प्री स्कूल आंगनबाड़ी वगैरह में नहीं जाते थे, वहीं 2024 में ये परसेंट घट के 12% के करीब हो गया है ना। तो साल दर साल ये 2022 में इसीलिए दिख रहा है कि पिछले स्लाइड में भी दिखा था पेंडेमिक का असर, है ना। तो पेंडेमिक के असर के कारण थोड़ा सा हाई दिख रहा है इसमें नॉट इनरोल्ड चिल्ड्रन का प्रतिशत। समझ में आ रहा है ना? कहीं अगर ऊपर ऊपर से जा रहा होगा तो बताइएगा, नहीं ना। ठीक। एज 5 का अगर देखा जाए तो 2018 में 5.5%, 2022 में 6.2 और 2024 में 5.3% बच्चे आउट ऑफ प्री स्कूल आंगनबाड़ी वगैरह। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि ये हम लोग इस उम्र के लिए हम लोग इतना क्यों कर रहे हैं। एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारी पॉलिसी हैं जो कहता है कि इन बच्चों को प्री स्कूल जाना ही चाहिए पहले, तब जाकर के क्लास में एनरोल्ड होना चाहिए। हाँ, एनईपी नाम तो सुना ही होगा, एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसके अलावे निपुण भारत और फिर समग्र शिक्षा अभियान, ये तीनों पॉलिसी अब इस उम्र के लिए कहता है कि बच्चों को पहले प्री स्कूल में होना चाहिए। प्री स्कूल में उनका मोटर स्किल, स्पेशियल अवेयरनेस, भावनात्मक और सामाजिक विकास वगैरह पर काम किया जाता है प्री स्कूलों में, आंगनबाड़ियों में। तब जाकर के उनका अगर एनरोलमेंट होता है क्लास 1 देन आगे, तो जाकर के वो सस्टेन कर पाते हैं। नहीं तो क्या होता है वो अगले स्लाइड में हम बात करेंगे। अब ये स्लाइड देखिए, ये स्लाइड कह रहा है कि मोर चिल्ड्रन इंटरिंग स्टैंडर्ड 1 एट राइट एज। कक्षा 1 में प्रवेश करने का सही उम्र क्या हो सकता है आप लोग के अनुसार? 6 ईयर। पॉलिसी भी यही कहती है, सब लोग को यही लगता है। कुछ साल पहले तक और इनफैक्ट अभी भी कुछ बच्चे 4 साल के, 5 साल के क्लास 1 में एनरोल्ड हैं। क्या होता है गांव घर में कि बड़े भाई बहन जा रहे हैं स्कूल,
वो पहली दूसरी क्लास में पढ़ रहे हैं, उसके छोटे भाई बहन जो है, आंगनबाड़ी अगर दूर है तो आंगनबाड़ी न जा करके अपने भाई बहन के साथ स्कूल चले जाते हैं। स्कूल चले जाते हैं, वो 6 महीना स्कूल जा रहे हैं, आ रहे हैं। टीचर को लगता है कि भाई चलो इसका एनरोलमेंट कर दें, तब जाकर के थोड़ा मेरा भी दिखे एनरोलमेंट, है ना। एनरोल हो जाते हैं बच्चे अंडर एज में, 6 साल से पहले। लेकिन अब इस स्लाइड में कह रहा है कि ये जो है स्थिति धीरे धीरे बदल रही है। अब कितने प्रतिशत बच्चे वैसे हैं जो इस उम्र में जा रहे हैं क्लास 1 में? 2024 का डेटा बताता है कि 22.7% बच्चे हैं जो अंडर एज में क्लास 1 में इंटर कर रहे हैं। अगर 2018 की ये बात करें तो 33% बच्चे जो हैं अंडर एज में स्टैंडर्ड 1 में एनरोल हो जाते थे। तो स्थिति तो धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन अब भी 22% बच्चे जो हैं अंडर एज में क्लास 1 में एनरोल्ड हो जा रहे हैं। इसका खामियाजा क्या होता है? बिना प्री स्कूल गए, प्री स्कूल में जो सिखाया जाना चाहिए उसे सीखे क्लास 1 में इंटर कर रहे हैं। एक तो परिपक्व भी नहीं हुए रहते हैं, प्लस उनका जो सामाजिक भावनात्मक विकास, मोटर स्किल, स्पेशल अवेयरनेस वगैरह पर जो काम होता है प्री स्कूलों में, वो नहीं हुआ रहता है और क्लास 1 में इंटर कर जाते हैं। वे सीखना जब तक शुरू करते हैं तब तक उन पर बोझ आ जाता है, वो दूसरी क्लास में चले जाते हैं, तीसरी क्लास में चले जाते हैं, चौथी क्लास में चले जाते हैं। उनका सिलेबस का बजट बर्डन जो है ज्यादा बढ़ते जाता है और ये उस अनुसार से सीख नहीं पा रहे हो। आगे जाकर के जब तक आरटीई कहता है कि आप पास करते जाओ, तब तक पास करते जाते हैं। लेकिन जो ही उनको एग्जाम देना पड़ता है, एग्जाम दिए, एग्जाम नहीं पास कर पाए, मन में हताश हो जाते हैं। एक बार 2 बार कितना ट्राई करे आदमी, है ना। फिर जो है वो धीरे धीरे मेन स्ट्रीम से कटने लगते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं वगैरह वगैरह। ये सब खामियाजा होता है जब अंडर एज में वो बिना परिपक्व हुए क्लास 1 में इंटर कर जाते हैं। तो वैसा ना हो, इसलिए पॉलिसीज वगैरह इस पर काफी ध्यान दे रही है कि अंडर एज के जो बच्चे हैं वो प्री स्कूल में रहें, और जैसे उसका उम्र 6 साल हो जाता है तब वो क्लास 1 में। तो झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा इस पर, झारखंड ही नहीं मतलब बहुत सारे राज्यों में ये चल रहा है कि जो क्लास 1 में स्टैंडर्ड 1 में आने से पहले बच्चों का 3 महीने का एक प्री स्कूल का कोर्स करवाया जाता है, जिसको विद्या प्रवेश नाम से जाना जाता है। यहाँ उस विद्या प्रवेश मॉड्यूल को नाम चेंज करके नुपुर मॉड्यूल बोला जा रहा है झारखंड में। 3 महीने तक उस मॉड्यूल से प्री स्कूल में जो गैप रह गया है, प्री स्कूल में जो नहीं सीख पाए हैं, जो वहां सीखना था, उसको सिखा करके फिर स्टैंडर्ड 1 में उनका नामांकन करवाया जाता है। आगे बढ़ें। तो डेटा लिखने की जरूरत नहीं है, रिपोर्ट हम आप लोग को दे देंगे, शेयर कर देंगे। लेकिन हाँ, जो ट्रेंड दिख रहा है इसको याद रखिएगा। डेटा आपको दे दिया जाएगा, आप उसको देख सकते हैं बाद में भी। तो अभी तक 3 to 5 ईयर्स के बच्चों का ये रिपोर्ट देख रहे थे हम। यहां किन्हीं को अगर सवाल है तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक किन्हीं का सवाल नहीं ना? चलिए, अब आते हैं हम लोग 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उन पर आधारित रिपोर्ट क्या बताता है। तो ये है एनरोलमेंट का, 6 से 14 साल का एनरोलमेंट जो आरटीई का
फोकस उम्र है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री और अनिवार्य शिक्षा मिलना चाहिए। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान रखा गया है आरटीई में इस उम्र के बच्चों के लिए। तो इस उम्र के सभी बच्चे 100% बच्चे कहीं ना कहीं किसी न किसी स्कूल में नामांकित होने चाहिए। अब देखते हैं कि कितने प्रतिशत बच्चे जो हैं अभी स्कूलों में नामांकित हैं। 2024 का ये बार रहा। 2014 से 24 को इसको कंपेयर करके भी हम लोग देखें। 2024 का पहले देख लेते हैं कि कितने परसेंट बच्चे एनरोल्ड हैं स्कूलों में। ये जो ग्रे लाइन एक दिख रहा है बीच में, आप लोग को शायद नहीं दिख रहा होगा, और येलो लाइन जो है नॉट एनरोल्ड चिल्ड्रन का परसेंटेज है। तो झारखंड में अब 6 से 14 उम्र के मात्र 1.5%, 1.5% बच्चे जो हैं 6 से 14 साल के कहीं नामांकित नहीं है, अनामांकित हैं 1.5%, और बाकी 98.5% किसी न किसी तरह के स्कूलों में नामांकित हैं। अगर अलग अलग करके देख सकते हैं, यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में 77.4, प्राइवेट में 20%, एक ग्रे लाइन जो दिख रहा है वो किसी अदर टाइप के स्कूल अगर हैं तो उसमें 1-1.5% बच्चे, हाँ मदरसा वगैरह अगर हैं तो उसके लिए। तो कुल मिलाकर के 98.5% बच्चे जो हैं एनरोल्ड हैं 6 से 14 साल के, और बाकी 1.5% नामांकित नहीं है। ये ट्रेंड किस तरह से बदल रहा है ये आप यहां से देख सकते हैं। 2014 में ये येलो वाला देखिएगा भाग, येलो वाला भाग मतलब नॉट एनरोल्ड 2014 में ज्यादा था, 2016 में थोड़ा सा कम हुआ, 2018 में और कम हुआ, 2022 में कम हुआ, 2024 में कम हुआ। तो मतलब साल दर साल बच्चों का नामांकन स्कूलों में बढ़ते जा रहा है और नॉट एनरोल्ड का परसेंटेज घटते जा रहा है। तो अब वो दिन दूर नहीं कि 6 से 14 साल तक के 100% बच्चे स्कूलों में नामांकित होंगे। बहुत अच्छी बात कहे हैं कि पहले जो है सबका ध्यान आकर्षित हुआ कि बच्चे एनरोल्ड नहीं है, लेकिन एनरोलमेंट जब बढ़ने लगा, बच्चे ज्यादा से ज्यादा स्कूलों में नामांकित होने लगे, तब लोग एक स्टेप आगे सोचने लगे। उसमें हमारी प्रथम संस्था भी है। जब लोग एनरोलमेंट बढ़ाने के ये में थे, होड़ में थे, तब प्रथम संस्था जो है क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रही थी कि एनरोलमेंट तो होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ क्वालिटी भी एजुकेशन का होना चाहिए। इसका टैगलाइन ही है कि सभी बच्चे स्कूल में हों और उन्हें अच्छी शिक्षा भी मिले। तो उसी पर हम लोग अभी बात करने के लिए जा रहे हैं। एनरोलमेंट तो देख लिया कि लगभग यूनिवर्सल एनरोलमेंट हो गया, लेकिन स्टेटस क्या है एजुकेशन का वो हम लोग देखने वाले हैं। उससे पहले ये दो चीज को याद रखिएगा। ये जो टेक्स्ट देख रहे हैं, कहानी ये लिखा हुआ, छोटी सी कहानी, ये है स्टैंडर्ड 2 लेवल का टेक्स्ट, ठीक है। ये पैराग्राफ स्टैंडर्ड 1 लेवल का टेक्स्ट, कुछ शब्द लेटर दिए गए हैं। इसी तरह से यहाँ गणित के टूल हैं जिसमें भाग, घटाव, संख्या पहचान, अंक पहचान वगैरह टास्क दिए गए हैं। खास करके हम जब रिपोर्ट में बात करेंगे तो ये कहानी, भाग और घटाव याद रखिएगा। जहां कहानी आएगा, स्टैंडर्ड 2 लेवल टेक्स्ट अगर बोलेंगे तो समझिएगा कि इसके बारे में बात कर रहे थे। डिवीजन का मतलब ये और सब्ट्रैक्शन का मतलब ये दिमाग में बैठा लीजिए ताकि रिपोर्ट को आप आसानी से समझ सकें।
इसी टूल से 5 से लेकर के 16 साल तक के सभी बच्चों का टेस्ट लिया जाता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ऐसा क्यों, है ना? 5 साल के बच्चे को भी यही टेस्ट दे रहे हैं, 16 साल तक के बच्चे को भी यही टेस्ट दे रहे हैं। आखिर आप जानना क्या चाहते हैं, है ना? तो जानना हम यही चाहते हैं कि क्या सभी बच्चे कम से कम फाउंडेशनल जो लिटरेसी है और न्यूमरेसी है उसको हासिल कर पाए हैं कि नहीं। एक बेस होता है, ये फाउंडेशनल जो लिटरेसी और न्यूमरेसी है एक बेस होता है जिस पर आगे की इमारत खड़ी होती है। अगर नींव कमजोर है तो फिर आगे की इमारत मजबूत नहीं बनेगी, है ना? थोड़ा सा इमेजिन करके देखिए, कोई बच्चा क्लास 5 में है, उसको ये कहानी पढ़ने नहीं आ रहा है, हिंदी मीडियम स्कूल है, हिंदी का कहानी उसको पढ़ने नहीं आ रहा है, उसकी लगभग सारी किताबें हिंदी में लिखी गई है, कैसे पढ़ेगा वो? कोई उपाय? समस्या है ना? बस इस सर्वे में ही हम जानना चाह रहे हैं कि फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी बच्चों का ठीक ठाक से है कि नहीं। अब देखते हैं क्लास 3 का, पहले शुरू करते हैं। झारखंड बिग इंप्रूवमेंट इन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी लेवल। ये तो सुनकर के खुशी हो रही है कि इंप्रूव कर रहा है फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी में। देख ही लेते हैं। तो 2024 का जो आंकड़ा है ये है, 2014 का उधर है। इसको कंपेयर करके अगर देखा जाए तो जहां, और ये येलो वाला जो बार देख रहे हैं वो स्टैंडर्ड 2 लेवल टेक्स्ट पढ़ने वाले बच्चों की का प्रतिशत है, और ये ग्रीन जो है ये सबट्रैक्शन मतलब घटाव हल करने वाले बच्चों की प्रतिशत को दिखा रहा है। 2014 में जहां 14% बच्चा स्टैंडर्ड 2 लेवल टेक्स्ट पढ़ पा रहा था, वहीं 2024 में 19.3% बच्चे उसको पढ़ पा रहे हैं स्टैंडर्ड 2 लेवल के टेक्स्ट को। स्टैंडर्ड 2 लेवल के टेक्स्ट मतलब वही कहानी जो देखे थे हम लोग छोटी सी। तो बढ़ोतरी तो हुई है इन 10 सालों में, 14 से 19 हुआ है। मैथ में भी अगर देखें तो 19.5 से 31.8 बढ़ोतरी तो हुई है। साल दर साल भी बढ़ोतरी हो रही थी। 2022 में उसी स्थिति में रह गया, बढ़ोतरी तो नहीं हुआ था, लेकिन अगर बाकी सालों को देखा जाए तो धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। लेकिन अभी भी कितना है? तीसरी क्लास के 19% बच्चे, मतलब 100 में से 19 बच्चा ही दूसरी क्लास के टेक्स्ट को पढ़ पाते हैं। क्या ये काफी है? हमारे राज्य और हमारे देश में, पूरे देश में जो है, निपुण भारत का नाम सुने हैं आप लोग? निपुण भारत अभियान, उसके तहत FLN नाम का प्रोग्राम चलाया जाता है। FLN का वही मतलब हुआ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो निपुण भारत कहता है कि बच्चों को 2026-27 तक ये लिटरेसी और न्यूमरेसी आ जाना चाहिए। क्लास 3 के सभी बच्चे को 2026-27 तक पढ़ना और गणित करना आ जाना चाहिए। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि 19% बच्चे ही क्लास 3 के क्लास 2 का टेक्स्ट पढ़ पा रहे हैं। तो वो जो टारगेट है 2026-27 का, कितना दूर है? हाँ, काफी दूर लग रहा है। तो उस दूरी को मिटाने के लिए
सबको प्रयास करना होगा, न केवल गवर्नमेंट पर थोप दीजिए, हम युवा वर्ग भी उसमें शामिल हो सकते हैं। आगे दिन अधिकारी बनेंगे आप लोग, अगर एजुकेशन से रिलेटेड अधिकारी नहीं भी बने तब भी आपके हाथ में पावर रहेगा और आप कुछ कर सकते हैं एजुकेशन के लिए भी। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में जो एनरोल्ड हैं, लगभग सभी राज्यों में गवर्नमेंट स्कूल में एनरोल्ड स्टैंडर्ड 3 के बच्चों में प्रगति हुआ है। किसमें? सबट्रैक्शन करने में, घटाव करने में। तो हमारा झारखंड किस लेवल पर आ रहा है? देखिए, ऑल इंडिया लेवल से पीछे चल रहा है अभी झारखंड। ऑल इंडिया लेवल पर 27% गवर्नमेंट स्कूल के क्लास 3 में पढ़ने वाले बच्चे घटाव के सवाल को हल कर पा रहे थे, जबकि झारखंड में लगभग 25% बच्चे इसको कर पा रहे हैं। हाँ, किन्हीं का सवाल है तो पूछ लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। किन्हीं का सवाल नहीं? ठीक है, तो इसको खत्म कर लेते हैं। 5 क्लास का देखेंगे, फिर इसी तरह 8 क्लास का ट्रेंड सेम दिखेगा आपको। डेटा थोड़ा अलग है, 5 क्लास में थोड़ा सा ज्यादा बच्चे पढ़ पाते होंगे, 8 में उससे भी ज्यादा पढ़ पाते होंगे, इसलिए। तो यहाँ भी कंपेयर किया गया है 2018, 22 और 24। 2018 ये येलो बार हो गया, 2022 ग्रे और 2024 ग्रीन। ये इस साइड हो गया रीडिंग लेवल का, जो स्टैंडर्ड 2 लेवल का टेक्स्ट पढ़ पाते हैं, और ये हो गया जो डिवीजन का सवाल कर पाते हैं, है ना। 2018 में देखा जाए तो 34% स्टैंडर्ड 5 के बच्चे, स्टैंडर्ड 5 के 34% बच्चे एक छोटी सी कहानी, मतलब स्टैंडर्ड 2 लेवल का टेक्स्ट को पढ़ पाते थे। ये आंकड़ा 2022 में बढ़ के 35.6 हुआ था, और 2024 में थोड़ा ज्यादा उछाल मारा है, लगभग 10% की वृद्धि हुई है। अब बच्चे क्लास 5 के 45% बच्चे स्टैंडर्ड 2 लेवल को के टेक्स्ट को पढ़ पा रहे हैं। उसी तरह अगर डिवीजन सॉल्व करने वालों का प्रतिशत देखा जाए तो 2018 में 19% था, 2022 में 24.5 हुआ, और 2022 में 24.5 हुआ, 2024 में 30.3 हो गया। ठीक है, उछाल आ रहा है इसमें भी, मतलब दिन ब दिन प्रगति हो रहा है, और FLN, निपुण भारत वगैरह जैसे प्रोग्राम का असर दिख रहा है। इस बार का जो रिपोर्ट है वो कहता है कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों में थोड़ा ज्यादा प्रगति हुई है एज कंपेयर टू प्राइवेट स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल ये है रीडिंग का ना, गवर्नमेंट स्कूल में 8.7 परसेंटेज पॉइंट का वृद्धि हुआ है, और प्राइवेट स्कूल में 1.7 परसेंटेज पॉइंट का वृद्धि हुआ है। अगर देखा जाए 2022 से 24 में जो वृद्धि हुआ है, तो उसमें प्राइवेट स्कूल को पीछे छोड़ करके सरकारी स्कूल आगे बढ़ रहा है। और ये डिवीजन सॉल्व करने वाले में भी गवर्नमेंट स्कूल 4.7% बच्चे जो हैं बढ़े हैं, जबकि प्राइवेट स्कूल में थोड़ा सा माइनस ही हुआ है, प्लस नहीं हो पाया। अब इस स्लाइड में हम लोग थोड़ा कंपेयर करके देखते हैं कुछ राज्यों का। तो हर एक राज्यों का भी कंपेयर करके देखते हैं, तो कुछ राज्यों को छोड़ करके लगभग सभी राज्यों में 2022 की अपेक्षा 2024 में बढ़ोतरी देखी गई है। अगर झारखंड का भी देखें तो जहां 2022 में 31.6% था, वो परसेंटेज अब बढ़ करके 2024 में 40% हो।
और ये भी जो है गवर्नमेंट स्कूल के 5वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चों का डेटा है। ऑल इंडिया लेवल पर अगर देखा जाए तो 38% पहले था 2022 में, और 44.8 लगभग 45% हो गया 2024 में। झारखंड का अगर देखा जाए इंडिया ऑल इंडिया से कंपेयर करके तो अभी थोड़ा पीछे चल रहा है। अब इस उम्र के 6 से 16 साल तक नहीं, ओल्डर चिल्ड्रन जो 14 से 16 साल तक के हैं, 15-16 साल तक के, उनका आउट ऑफ स्कूल रेट, नॉट इनरोल्ड रेट देखने का प्रयास करेंगे इस चार्ट के माध्यम से। 2014 और 2024 10 सालों का यहां कंपेयर करके हम लोग देख रहे हैं। 15-16 साल तक के जो हो जाते हैं बच्चे, तो उनका स्कूल से ड्रॉप आउट ज्यादा होने लगता है। 2014 में ये स्थिति था कि बॉयज, ये येलो वाला जो है बॉयज का है और ये पर्पल वाला गर्ल के लिए है। 2014 में स्थिति था कि 22% बॉयज जो हैं 15-16 साल के ड्रॉप आउट हो जाते थे मेन स्ट्रीमिंग से। ड्रॉप आउट कहिए या तो कहीं इनरोल्ड नहीं रहते थे। अगर 2024 में देखा जाए तो ये परसेंटेज घट करके कितना हो गया, 7.2। अब केवल 7% बच्चे ही 15-16 साल तक के वो ड्रॉप आउट होते हैं। ये भी एक शुभ सूचक है ना। इन सब के पीछे भी बहुत सारी मेहनत लगी है, बहुत सारे अभियान चलाए गए हैं, तब जाकर के ये स्थिति सुधरा हुआ है। और लड़कियों का परसेंटेज भी अगर देख सकते हैं आप, 2014 में 17.6% लड़कियां जो हैं 15-16 साल की वो ड्रॉप आउट हो जाती थी, लेकिन अब ये परसेंटेज घट करके 6% हो गया है। और कमाल की बात है हमारे राज्य के लिए कि ये जो बॉयज और गर्ल का जो आउट ऑफ स्कूल रेशियो है वो लगभग समान ही है। कई राज्यों में देखा जाता है कि लड़कियों का ज्यादा ड्रॉप आउट होता है, हमारे यहाँ वैसा नहीं है। लड़कियों का जो ड्रॉप आउट रेट है लड़कों की अपेक्षा कम ही है ना। बहुत सारे राज्यों में देखा जाता है कि लड़कियों का परसेंटेज ड्रॉप आउट होने का, नॉट एनरोल्ड का परसेंटेज काफी हाई रहता है एज कंपेयर टू बॉयज, लेकिन हमारे यहाँ वो तो कम से कम नॉर्मल है। यहां तक किन्हीं का सवाल? इसका रीजन क्या हो सकता है? ड्रॉप आउट का रीजन ड्रॉप आउट का, हाँ, इस एज ग्रुप का जब 15-16 साल में चले जाते हैं बच्चे तब ड्रॉप आउट हो रहे हैं। 6 से 14 साल तक देख रहे हैं कि एकदम मिनिमम 1.5% बच्चे ही नॉट एनरोल्ड हैं। ऐसा क्या हो जाता है कि जैसे ही 15-16 साल तक के हो गए वो ड्रॉप आउट होना चालू कर देते हैं। अगर वो उस हाउस के कमाने वाले सोल बन जाते हैं तो उनको मतलब काम करने पर हजार्डस काम नहीं करते पर नॉन हजार्डस काम करते। अच्छा आंसर है, एकदम राइट टू एजुकेशन 14 है। उसके बाद बहुत सारे ऐसा होता है कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम होने लगता है, इस वजह से ड्रॉप आउट भी। एंड कुछ विलेजेस में ऐसा है कि मैरिज वगैरह को लेकर के गर्ल्स लोग का जो अभी तक भी है वो भी प्रॉब्लम्स। एंड बहुत सारे ऐसा विलेजेस है जिसमें तो क्लास 10 के बाद आगे के लिए सेकेंडरी हाई एजुकेशन के फैसिलिटीज नहीं है, जिस वजह से उतना ही के बाद उसको ड्रॉप ले लेना पड़ता है। चलिए, बहुत अच्छा 6 पॉइंट आए इसमें। एक तो कि आरटीई का उम्र है 6 से 14 साल ना। 6 से 14 साल तक बच्चों को फ्री और अनिवार्य शिक्षा मिल रही है, लेकिन उसके बाद उनको पैसे देने पड़ते हैं, है ना। और उसके बाद कोई फाउंडेशन भी नहीं रह जाता है कि अगर उनसे काम भी करवाया जाता है गार्जियन के द्वारा
तब वो उतना पकड़ नहीं है जितना कि 6 से 14 साल तक में है। 6 से 14 साल तक के तो सभी बच्चों को स्कूलों में होना चाहिए। एक और अच्छा पॉइंट आया कि जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, 15-16 साल तक का हो जाता है, कुछ अगर मजदूरी करना भी पड़ जाए, उसके गार्जियन कोई उस तरह कमाने वाले नहीं है, तो गांव में क्या करते हैं कि उन बच्चों को मजदूरी करने भेज देते हैं, कुछ काम करने के लिए, ताकि आजीविका चलाया जा सके। कुछ लड़कियां जिनकी 15-16 साल तक में शादी होने लगता है, बहुत ही गैरकानूनी, लेकिन अभी भी ये सिस्टम देखा जाता है गांव में। कुछ हाई स्कूल जो है दूर हैं, हालांकि इसके लिए साइकिल वगैरह प्रोवाइड किया जा रहा है झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन फिर भी मुश्किलें हैं। कहीं कहीं 5-7 किलोमीटर तक साइकिल चला करके जाना आना पड़ता है, और ये कभी कभी संभव नहीं हो पाता है, जिसके कारण से भी ये ड्रॉप आउट का जो आप रेट देख रहे हैं वो दिख रहा है आपको। लेकिन एक बात है कि हर एक साल ये ड्रॉप आउट रेट या नॉट इन स्कूल रेट घटते हुए दिख रहा है। ये काफी सराहनीय बात है। गार्जियन लोग भी जागरूक हो रहे हैं, बच्चे भी शिक्षा के महत्व को समझ रहे हैं और वे पढ़ाई को नहीं छोड़ रहे हैं। धीरे धीरे ये ट्रेंड अगर ऐसा ही चलता रहे तो 2-4 वर्षों में ये जो परसेंटेज है 0 भी हो सकता है। हम लोग तो वही कल्पना करते हैं, वही आशा करते हैं कि एक दिन ऐसा आए जब सभी बच्चे स्कूल में हों और उनको अच्छी शिक्षा मिले। अब है 14 से 16 साल तक के बच्चों का डिजिटल एक्सेस कितना है, अवेलेबिलिटी कितनी है उसकी, और यूजेज क्या है उसके। इसके ऊपर जो रिपोर्ट आया है इस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। किस उम्र का है? 14 से 16 साल तक के बच्चों का। तो रिपोर्ट बताता है कि 85% ऐसे बच्चे हैं इस उम्र के झारखंड के जिनके घर में स्मार्टफोन उपलब्ध है। 85% बच्चों के घर में एक ना एक स्मार्टफोन, कम से कम एक स्मार्टफोन उपलब्ध है। वहीं ऑल इंडिया लेवल पर देखा जाए तो 89% है, 4% ज्यादा। उसमें से 76% बच्चे जो हैं वो स्मार्टफोन का उपयोग भी करना जान रहे हैं, और जो स्मार्टफोन उपयोग करना जानते हैं उसका 34% के पास उनका खुद का स्मार्टफोन है। जो स्मार्टफोन चलाना जानते हैं उसमें से 34% के पास अपना खुद का स्मार्टफोन उपलब्ध है। ये आंकड़ा देखिए, ऑल इंडिया लेवल को भी पार कर गया है ना। बच्चों के हाथ में मोबाइल, ये आंकड़ा जो है ये पार कर गया ऑल इंडिया लेवल को भी। उससे पूछा गया था कि बाबू आप बताओ कि पिछले एक सप्ताह से आपने एजुकेशन रिलेटेड कोई गतिविधि किए हैं आपके मोबाइल में। एजुकेशन रिलेटेड गतिविधि में शामिल था कि कुछ अगर सर्च करना पड़े एजुकेशन के लिए, गूगल वगैरह करना पड़े, या फिर कोई नोट्स डाउट्स वगैरह अगर है उसको व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह पर शेयर करके एक दूसरे से हेल्प लेना, कोई लाइव क्लास देखना या कोई रिकॉर्डेड क्लास देखना वगैरह शामिल था। पूछा गया उनको कि क्या पिछले एक सप्ताह से ये सब गतिविधियां किए हैं, तो उन्होंने बताया कि 63% बच्चों ने बताया कि हाँ इस तरह की गतिविधियां हम लोग किए थे। ऑल इंडिया लेवल पर 57%, इसमें भी थोड़ा आगे हैं हम लोग। सोशल मीडिया पूछा गया कि कोई सोशल मीडिया का इस्तेमाल किए हो एक सप्ताह के अंदर। 70%
सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे थे। ऑल इंडिया लेवल पर 76% सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे थे। सोशल मीडिया में वही फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह शामिल था। अब उनको पूछा गया कि सोशल मीडिया तो इस्तेमाल करते हो, इसके सेफ्टी फीचर्स जानते हो, जैसे कि किसी के पोस्ट को रिपोर्ट या ब्लॉक करना। 66% बच्चों ने बोला कि हाँ, इसको हम कर पाते हैं। मेक अ प्रोफाइल प्राइवेट, अपने प्रोफाइल को, अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल को पब्लिक या प्राइवेट बनाना आता है आपको, ऐसा पूछा गया था। तो उसमें से 56%, लगभग 57% बच्चों ने बताया कि हाँ, ये आता है मुझे। पासवर्ड चेंज करना, इसमें भी 56% बच्चों ने कहा कि हाँ, ये हमें आता है। अब उनसे कुछ टास्क भी करवाए गए थे मोबाइल पर। उन्हीं को मोबाइल मांगा गया कि अगर आपके घर में उपलब्ध है या आसपास से किसी से ले सकते हो तो लेकर के आओ, जिसमें इंटरनेट चलता हो। कुछ सवाल आपसे पूछने हैं। तो इसके पीछे वाले स्लाइड में आप देख सकते हैं कि 62% बच्चों ने वो मोबाइल अपने घर या आस पड़ोस से लेकर के आ सके। 14 से 16 साल तक के 62% बच्चे मोबाइल लेकर के आ सके टास्क के लिए। अब क्या क्या टास्क पूछा गया था? पहला था कि अलार्म सेट करके दिखाइए। एग्जैक्टली सवाल था, कल सुबह 7:30 बजे का अलार्म सेट करके दिखाइए, इस तरह का सवाल था। टाइम कुछ अलग अलग हो सकता है, 8:30। तो झारखंड में 74% और ऑल इंडिया लेवल पर 77% इस टास्क को कर पाए। ठीक है, किस उम्र के हैं? 14 से 16। अगला पूछा गया कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम ढूंढ कर बताओ। अब उसको छूट था कि वो चाहे सर्च टाइप करके सर्च करे या फिर वॉइस सर्च कर सकता है, उसकी मर्जी। चाहे वो गूगल कर सकता है, यूट्यूब, जहां ढूंढना चाहे वो ढूंढ करके केवल उनको बता। तो पता चला कि 82% झारखंड के और 79% ऑल इंडिया के बच्चे इस टास्क को कर पाए। अब अगला सवाल था, 62%, हाँ, जब ये परसेंटेज हम लोग बात कर रहे हैं कि 79% और 82% बच्चे कर पाते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि जितने लोग ला पाए थे स्मार्टफोन, उसका 82% है ना। सभी बच्चों का 82% नहीं, जो मोबाइल ला पाए थे उसी का तो टेस्ट हुआ ना। जो मोबाइल ला पाए उसका 82% बच्चे जो है इसको कर पाए। अगला टास्क था एक वीडियो ढूंढने का। पीएमजी दिशा मॉड्यूल 1 वीडियो आप यूट्यूब पर ढूंढ करके दिखाइए, इस तरह का सवाल था। अब यूट्यूब पर ढूंढ करके अगर सही वीडियो दिखाया तो उसको अगला स्टेप था कि इस वीडियो को किसी को शेयर कर सकते हैं क्या, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह पे। तो शेयर करने का तरीका उसमें देखा गया, क्या वो कर पाता है या नहीं। पता चला कि ऑल इंडिया लेवल पर 87% इसको कर पाए और जिन्होंने वीडियो ढूंढ पाया उसका 92% इसको शेयर भी कर पा रहे थे। जितने लोग सही वीडियो को ढूंढ पाए उसके 92% इसको शेयर भी करना जान रहे थे। झारखंड में अगर देखा जाए तो लगभग 90% इस वीडियो को ढूंढ पाए और उस 90% का 93% इसको शेयर भी करना जान रहे थे। हाँ, ये अगर एज वाइज निकाल करके देखें इस रिपोर्ट को तो 14 से बेहतर कर रहा था जो 16 साल का बच्चा था। ठीक है,
एक चीज और जेंडर गैप इसमें दिख रहा था, शायद अगले स्लाइड में होगा। लड़कियों की अपेक्षा लड़के ज्यादा सोशल मीडिया चला रहे थे, चाहे स्मार्टफोन का उनको उपलब्धता ज्यादा था। देखा गया कि लड़कों को अगर घर में उसका अपना फोन नहीं है लेकिन घर में फोन है, पूछा गया तो लड़के ज्यादा बोले, परसेंटेज में बोले कि हमको उसका उपयोग करने मिलता है, जबकि लड़कियों के घर में अगर है भी तो उसको बहुत लिमिट टाइम के लिए कुछ बंधा हुआ था, इतने टाइम के लिए उसको मिलता है, फुल फ्लेजर उनको मोबाइल चलाने के लिए नहीं दिया जा रहा था। और उसके कारण से, शायद उसके कारण से ये जो टास्क है इसमें जेंडर गैप दिख रहा था। लड़के ज्यादा बढ़िया से कर पा रहे थे, ज्यादातर लड़के इस टास्क को कर पा रहे थे, जबकि लड़कियों का परसेंटेज उसमें कम था। अब आते हैं स्कूल फैसिलिटीज का भी हम लोग अवलोकन करते हैं, जैसा हम बात कर रहे थे शुरू में। तो उसमें क्या निकल के आया उस पर देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग ही देखिए, स्कूल फैसिलिटीज कंसिस्टेंटली इंप्रूविंग। साल दर साल स्कूल फैसिलिटीज में भी बढ़ोतरी हो रही है। ये है 2018, 22, 24, तीनों बार 2018, 22, 24 हर जगह यही आपको मिलेगा। अब है यहां हम लोग देख लेते हैं मिड डे मील का। हम लोग ने पूछा था कि क्या आज मिड डे मील दिया जा रहा है बच्चों को। एक तो पूछ करके भी हम जानकारी लिए थे और फिर वेरीफाई किए थे कि क्या सच में आज बन रहा है मिड डे मील की नहीं। अगर रसोई है, बन रहा है, तो उसको देख करके टिक किया गया, या फिर एमडीएम सर्व होने के बाद हम लोग गए हैं तो बच्चों को खाते हुए देखे अगर तो हाँ किए। अगर गंदे बर्तन पड़े थे बहुत सारे, इससे पता चला कि हाँ बच्चे खाए थे। तो इसमें बढ़ोतरी देखी गई 2018 से 24 में। 18 में 79% और 24 में 95% स्कूलों में मिड डे मील सर्वे के दिन सर्व हो रहा था। हम लोग ऐसा नहीं कि बता करके किसी को जाते हैं कि हम आ रहे हैं भाई, सब व्यवस्था टाइट रखिएगा, नहीं ना, रेंडमली विजिट होता है, ठीक। और किसी को पता नहीं रहता है कि किस गांव में क्या सर्वे होने वाला रहता है। हम लोग न किसी को लेटर, न मीडिया, न सोशल मीडिया, कुछ नहीं कि कहाँ होने वाला है सर्वे, नहीं होने वाला है। नहीं, हम लोग सर्वे करने के लिए जा रहे हैं, इंस्पेक्शन के लिए नहीं। तो सर्वे में जो रिपोर्ट आएगा वो दिखेगा। अगर कुछ स्कूलों में एमडीएम नहीं सर्व हो रहा है, कुछ में फैसिलिटी अगर सही नहीं है, पानी पीने की उपलब्धता नहीं है, तो जो है वो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं और फिर सर्वे। उसी तरह से ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल कितने स्कूलों में है वो ट्रेंड दिख रहा है। 2018 में 82% स्कूलों में पीने का पानी उपलब्ध था, जबकि 2024 में 86.7, लगभग 87% स्कूलों में पीने का पानी उपलब्ध है 2024 के आंकड़े के अनुसार। टॉयलेट, यूजेबल टॉयलेट 78% स्कूलों में है 2024 में, ये 74% हुआ करता था 2018 में। गर्ल्स टॉयलेट यूजेबल, ये 75.5% है 2024 में, ये थोड़ा कम हुआ करता था 2018 में। ये सब जो आप फैसिलिटी देख रहे हैं, अगर इसमें कमी रहती है तो फिर एनरोलमेंट का रेट और एनरोलमेंट का रेट घटता है और आउट ऑफ स्कूल का रेट बढ़ता है ना। अगर गर्ल्स के लिए यूजेबल टॉयलेट नहीं है तो ऑब्वियसली वो धीरे धीरे छोड़ देंगे स्कूल, उनको प्रॉब्लम होगा। ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है तो भी पानी के बिना कैसे रह सकता है कोई। एमडीएम जो कि एनरोलमेंट बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है, अगर वो भी जहां सर्व नहीं हो पाता है
वहाँ भी एनरोलमेंट धीरे धीरे कम होने लगता है, ऐसा देखा गया है। इधर कुछ और है। 2024 में देखें तो लगभग 14% स्कूलों में लाइब्रेरी की किताबें उपलब्ध नहीं थी। 14% स्कूलों में, बाकी स्कूलों में थे। ये अलग अलग तरीके से इसी को दिया गया है कि लाइब्रेरी बुक्स बीइंग यूज्ड बाय चिल्ड्रन ऑन द डे ऑफ विजिट। दूसरा नंबर है कि उपलब्ध तो था उस स्कूल में, लेकिन उसका यूज कोई नहीं कर रहा था उस दिन, तो उसका परसेंटेज है 32। वहीं देखा गया कि 53.5% स्कूलों में विजिट के दिन लाइब्रेरी के बुक को निकाल करके बच्चे पढ़ रहे थे। ये भी ट्रेंड जो है बढ़ते हुए दिख रहा है 2018 से तो ज्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन पिछले और पीछे के वर्षों से देखिएगा तो ये ज्यादा बढ़ा हुआ है। जिस दिन आप रेंडमली जा रहे हैं सर्वे करने के लिए, उस दिन अगर 50% स्कूलों में दिख गया आपको कि बच्चे लाइब्रेरी की किताब, अपने क्लास की किताब के अलावा लाइब्रेरी के भी किताब लेकर के पढ़ रहे हैं, तो एक बड़ी बात है। लाइब्रेरी की जो किताब होती है बच्चों के ये फाउंडेशनल लिटरेसी सीखने में काफी सहायक होती है, और बच्चों को मन भी लगता है। लाइब्रेरी की किताब पूरा रंगीन होता है, मोटे पेज में होता है, चित्र से भरा हुआ टेक्स्ट, एक एक लाइन एक एक पेज में, तो बच्चों को जो है वो कम से कम उलटते पुलटते धीरे धीरे सीखते हैं। हाँ, एक बड़ी बात जो देखने को मिला कुछ वर्षों से इसमें बढ़ोतरी, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन अब स्कूलों में 96% स्कूलों में जो है बिजली का कनेक्शन हो गया है। 2018 तक ये 78% स्कूलों में था, अब 96% स्कूलों में बिजली का कनेक्शन हो गया है। अब कुछ ही स्कूल हैं जो एकदम एकांत में हो सकते हैं, या फिर वहां बिजली नहीं पहुंच पाई है, वैसे ही स्कूल में बिजली नहीं है, नहीं तो लगभग सारे में है। और जिस दिन हम लोग विजिट किए थे उस दिन 86% स्कूलों में बिजली थी, मतलब सुबह से लेकर के जब तक हम लोग गए थे तब तक में आया हुआ था बिजली। 2018 में अगर देखें तो 56% स्कूल में ही विजिट के दिन बिजली थी। बिजली कनेक्शन तो उस समय भी थी 78%, लेकिन विजिट के दिन नहीं आई थी। तो उस स्थिति में भी सुधार आया है कि बिजली भी है और बिजली रहती भी है। अब बिजली रहने से क्या क्या फायदा हो सकता है, थोड़ा मन में आप लोग सोच सकते हैं तब तक। स्कूलों में बिजली है तो क्या क्या लाभ है उसका, एक एक करके बोलिए। लाइब्रेरी और प्राइवेट से भी यूज कर पाएंगे, वो भी लाइब्रेरी को तो पढ़ाई में और प्राइवेट में लड़कियों की सेफ और की यूज कर पाएंगे। बहुत सारे स्कूल्स में स्मार्ट बोर्ड है, तो स्मार्ट बोर्ड का भी स्मार्ट बोर्ड का यूज हो सकता है, और कंप्यूटर लैब का उपयोग हो सकता है। गर्मी है, पंखा के बिना अगर बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रही है, तो उसमें भी सहायक हो सकता है ना। तो बिजली तो होना जरूरी है स्कूलों में, और वो ट्रेंड दिख रहा है कि लगभग सभी स्कूलों तक पहुंचने ही वाला है बिजली। अब ये जो स्लाइड है ये फुल है FLN के आधारित। FLN निपुण भारत अभियान, उसका पार्ट है FLN प्रोग्राम, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, सभी स्कूलों में चल रहा है। निर्देश तो यही है कि सभी स्कूलों में चलना है। इसका गोल है 2026-27 सत्र तक क्लास 3 के सभी बच्चों को पढ़ना, लिखना और गणित करना
फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी आ जाना चाहिए। इसमें देखते हैं कि कितने परसेंट स्कूलों में जो है ये किया जा रहा था। सबसे पहला सवाल था कि क्या इस वर्ष या पिछले सत्र में आपको FLN को संचालित करने के लिए कोई गाइडलाइन या नोटिस मिला है क्या? तो 2024-25 के लिए बताया कि 83% स्कूलों ने बताया हाँ इस साल के लिए आया है, और 83.4% स्कूलों ने बताया कि हाँ पिछले साल भी आया था, है ना। ये है ऑल इंडिया का रिपोर्ट। झारखंड में अगर देखा जाए तो 84% स्कूलों ने बताया कि हाँ इस सेशन के लिए भी आया था, और 92% स्कूलों ने बताया कि पिछले सेशन के लिए भी आया था। FLN का ऑफलाइन प्रशिक्षण किसी टीचर ने लिया है कि नहीं, ये सवाल था अगला। तो 70% स्कूलों ने बताया कि हाँ इस साल के लिए भी आया था, और 88% ने कहा कि हाँ पिछले साल के लिए आया था, और हमारे कम से कम एक टीचर ने ऑफलाइन ट्रेनिंग लिया है। तीसरा सवाल था कि ऑनलाइन ट्रेनिंग लिए हैं क्या किसी ने FLN के ऊपर। तो 55% इस वर्ष और 75% पिछले वर्ष सत्र के बारे में हाँ कहा। अब था कि TLM कोई मिला है क्या, या उसके लिए फंड मिला है क्या। तो TLM मिला है, वो इस सत्र के लिए 80% और पिछले सत्र के लिए 88% लोगों ने बताया। वहीं फंड के लिए 35% स्कूलों ने इस सत्र, और 42% स्कूलों ने बताया कि पिछले सत्र के लिए FLN से संबंधित TLM खरीदने के लिए हमें फंड भी मिला था। स्कूल रेडनेस प्रोग्राम फॉर स्टैंडर्ड 1, जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि नुपुर मॉड्यूल विद्या प्रवेश, उसके बारे में जो 3 महीने का कोर्स होता है स्टैंडर्ड 1 में, एनरोलमेंट के जस्ट बाद 3 महीने तक विद्या प्रवेश मॉड्यूल से पढ़ाया जाता है। तो झारखंड के 57% स्कूलों ने इस सत्र के लिए, और 60% स्कूलों ने पिछले सत्र के लिए बताया कि ये जो विद्या प्रवेश या नुपुर मॉड्यूल है वो संचालित किया गया था। किन्हीं का सवाल, या अब हम लोग खत्म करने वाले हैं, लास्ट तक पहुंच गए हैं। जब ये ऐसा का जो तो रूरल से जुड़ा हुआ तो जब हम रूरल वर्सेस अर्बन की बात करते हैं, वहाँ पे हमें क्वालिटी एजुकेशन की बेहतर दिखती है ऐसा भी। तो उस आपके सर्वे के अनुसार किन बिंदुओं पर और अधिक कार्य करने चाहिए ताकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को और बेहतर बनाया जाए। दूसरा क्वेश्चन है कि आपने कहा कि हम सिर्फ सरकार को ऊपर निर्भर नहीं रह सकते शिक्षा के लिए, तो एज अ इंडिविजुअल व्हाट आर द रोल्स एंड द टीचर्स एंड द पेरेंट्स, क्योंकि एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके पहले प्रारंभिक शिक्षा में उनके पेरेंट्स का ज़्यादा योगदान। तो शिक्षक की भूमिका और उसके गार्जियन की भूमिका क्या होनी चाहिए कि वो एक बेहतर भविष्य के साथ। तो आपका इसमें मोटा मोटी 2 सवाल है। पहला कि अर्बन में बेहतर रहता है शिक्षा, किसी सर्वे में ही आप देखे होंगे, सुने होंगे, ठीक है। और रूरल में अगर कमजोर है तो उसको बेहतर करने के लिए क्या किया जा सकता है ना। और दूसरा था कि एक इंडिविजुअली हम लोग क्या सोच सकते हैं उसके लिए, बच्चों के गार्जियन होने के नाते या पेरेंट्स होने के नाते, भाई बहन होने के नाते हम लोग उनके लिए क्या कर सकते हैं। पहले सवाल पर आते हैं, बच्चे क्यों अपने ग्रेड लेवल से नीचे हैं।
इसका कारण पहले जानना होगा और उस पर काम करना होगा लर्निंग लेवल पर। क्या क्या कारण हो सकता है, अभी हम लोग चर्चा किए हैं कि बच्चे क्यों पिछड़ जाते हैं। किन्हीं को याद आ रहा है कि हम लोग चर्चा किए हैं अभी कि बच्चे क्यों पिछड़ जाते हैं अपने ग्रेड से। ब्रदर सिस्टर्स के साथ प्राइमरी स्कूल में चले जाते हैं और पेरेंट्स, बहुत सारे बच्चे तो अनएजुकेटेड पेरेंट्स के। पहला पॉइंट है कि बच्चों को प्री स्कूल भेजे बिना डायरेक्ट क्लास 1 में एनरोल कर देना सही नहीं होता है। इससे बच्चों का जो है मानसिक विकास नहीं हो पाता है। जब होने का रहता है, मानसिक विकास कितने सालों तक होता है? कोई बीएड धारी है यहाँ क्या? 8 साल तक के उम्र तक बच्चों का 85% मानसिक विकास हो जाता है, बौद्धिक विकास हो जाता है। तो उस उम्र तक बच्चों को ये सब कौशल सिखाना चाहिए। मोटर स्किल हो गया, भावनात्मक विकास हो गया, वगैरह वगैरह प्री स्कूलों में सिखाया जाता है। वो सिखाया जाना चाहिए पहले, तभी जाकर के उसको स्टैंडर्ड 1 में एनरोल करना चाहिए। एक तो बड़ा कारण ये है जिसमें गड़बड़ी लोग कर देते हैं, डायरेक्ट क्लास 1 में डाल देते हैं 4 साल में ही, उसके बाद 5वीं साल में क्लास 2 में चल गया, 6ठी साल में वो क्लास 3 में चल गया, हड़बड़ी में। ठीक है, एक तो वो कारण हो गया। दूसरी कारण है कि झारखंड के बहुत सारे गांवों में पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, है ना, जागरूक नहीं है। पढ़े लिखे भी हैं, इतना तो पढ़े लिखे होते ही हैं कि बच्चों को सिखा सकते हैं। वो लिख के न सही, मौखिक तो उसको जोड़ घटाव सिखा ही सकते हैं। क्या वे बाजार जाकर के सामान नहीं खरीदते हैं? खरीदते ही हैं। उसमें पैसे के लेन देन होती है, जोड़ घटाव तो उसमें भी है, वो तो सिखा ही सकते हैं मौखिक। लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि हम बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, या फिर उनको इसके लिए टाइम भी नहीं है। सुबह उठ करके जाते हैं काम पर, रात में थके मांदे आते हैं घर, फिर कौन बच्चों को पढ़ाए अपना। दूसरा कारण ये हो गया, ये मतलब कारण तो ये हो गया। इस पर क्या कर सकते हैं? इस पर है कि लोगों को जागरूक करना, वो अपने बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं वो बताना, ये महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके विपरीत अगर देखें प्राइवेट स्कूलों में, बहुत सारे प्राइवेट स्कूलों में पहले पेरेंट्स का टेस्ट लेता है। पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं तभी उसके बच्चे को एनरोल करेंगे अपने। वैसा क्यों? फॉलो अप वगैरह टास्क दे रहा है तो पेरेंट्स करवाएंगे उसके, है ना। सरकारी स्कूलों में अगर टास्क भी दिया जा रहा है तो बच्चा जितना बना पाया वो बनाएगा, नहीं तो फिर उसी तरह खाली कॉपी लेकर के जाएगा कल। उनके गार्जियन उसको करवाने का टाइम भी शायद नहीं रहता है और जागरूक भी नहीं है कि इसको हम कैसे बता सकते हैं। इसके अलावे और भी कारण हैं, और ये कारण एक दूसरे से उलझे हुए हैं। इसको एक कारण में इसको डिवाइड करके बता पाना संभव नहीं है। अभी जैसे बात हो रही थी कि आउट ऑफ स्कूल रेट कैसे बढ़ जाता है 15-16 साल तक जाने के बाद। बहुत से कारण उसमें भी निकल करके आए कि उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, वो मजदूरी करने निकल गया बच्चा। अब स्कूल 7 किलोमीटर दूर है, साइकिल नहीं है उसके पास, साइकिल खरीदने के लिए पैसे नहीं है उसके पास, ये भी कारण है। मतलब इस तरह के बहुत सारे कारण मिल करके काम कर रहे हैं, जिसके कारण एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है।
अब रही बात कि दूसरा जो सवाल था आपका कि हम लोग एक इंडिविजुअल, एक युवा होने के नाते क्या कर सकते हैं इसमें। सबसे पहले तो आप ये असर का रिपोर्ट देखिए, स्टेटस पहले पता किए कि क्या है स्थिति। अब अगर बदलाव करना चाहते हैं तो अपने घर से शुरुआत करिए। अपने घर के बच्चों का एक सिंपल असेसमेंट करिए, इस तरह का जोड़ घटाव गुना भाग प्लस सिंपल टेक्स्ट वगैरह पढ़ा करके। पढ़वाने का मतलब केवल पढ़ना नहीं है, पढ़ करके अगर उसको समझ पाता है तो वो पढ़ना हुआ। अगर उतना नहीं कर पाते हैं तो कम से कम देखिए कि बच्चा फ्लुएंटली पढ़ रहा है कि नहीं उस टेक्स्ट को, और 3 गलतियों तक ठीक है, 3 से ज्यादा गलती तो नहीं कर रहा है ना। ये दोनों शर्त अगर वो पूरा कर रहा है, फ्लुएंटली भी पढ़ रहा है और बिना 3 से ज्यादा गलती किए पढ़ रहा है, तो मतलब उस टेक्स्ट को पढ़ पा रहा है। उसी तरह घटाव भाग वगैरह के 1-2 सवाल दीजिए और देखिए कि वो कर पा रहा है या नहीं। अगर नहीं कर पा रहा है तो आपका वहां जरूरत पड़ जाता है ये उसका फाउंडेशन मजबूत करने में। आप उसको कभी बार 1-आध घंटा बैठा करके पढ़ा सकते हैं। आप अगर फ्री नहीं हैं, अपने घर के किसी लोग को बता सकते हैं कि इसके साथ और क्या क्या किया जा सकता है। माँ रोटी बना रही होती हैं, उस समय भी पढ़ाई हो सकती है। मौखिक रोटी गिनने के लिए लगा सकते हैं बच्चों को। ठीक है, मतलब कुछ भी, कहीं भी पढ़ाई हो सकती है। गणित तो भाई हर जगह है। ये तो हो गया अपने घर से शुरुआत करने की। आसपास के जो आपका टोला मोहल्ला है, उसके सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं कि नहीं, उस पर एक नजर रखिए। अगर कोई बच्चा नहीं जा रहा है, उसका कारण पता करिए, उसके गार्जियन को समझाइए और बच्चे को स्कूल भेजिए। अगर समय हो तो दिन में 1-आध घंटे अपने टोले मोहल्ले के बच्चों को बुलाकर उनके साथ कुछ गतिविधि करिए, जिससे कि उसका फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी मजबूत हो। हम लोग प्रथम संस्था, हमारी जो है प्रथम संस्था इस साल समर कैंप का आयोजन करने जा रही है, यही सोच लेकर कि इस तरह के सभी बच्चों के साथ रोजाना 1 घंटे का कैंप किया जाए, जिसमें हम लोग बच्चों को न्यूमरेसी और लिटरेसी का कुछ टास्क करवा करके 1 महीने के कैंप में उसको इतना परिपक्व बना दिया जाए कि वो अपने सिलेबस को पकड़ सके। यह हम लोग करने वाले हैं लगभग मई-जून में। अगर आप लोग भी उसमें इंटरेस्टेड होंगे तो आप लोग से भी संपर्क करेंगे हम लोग, और अगर चाहते हैं कि अपने गांव टोले के बच्चों को आप कुछ उस तरह के टास्क करवा सकते हैं 1-आध महीने तक, डेली 1-1 घंटा, तो उसके लिए मटेरियल वगैरह हम लोग और उसका प्रशिक्षण वगैरह प्रोवाइड करवा सकते हैं। और किन्हीं का सवाल? इसी का समरी है। तो अभी तक हम लोग मोटा मोटा क्या सीखे? मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो क्या सीख पाए हैं? रिपोर्ट बताता है, हाँ, कोई अपने से अगर बता सकते हैं बताइए। In the age group of 3 to 5, enrollment in early childhood education program और pre-schooling is quite high. जो enrollment है children's लोग का, वो early age में pre schools में वो है तो बढ़ा है at the over 80%, 3 से 4 years old जो भी children हैं। हाँ, 3 से 5 तक के चिल्ड्रन जो हैं उनका एनरोलमेंट बढ़ा हुआ दिख रहा है, बढ़ता हुआ दिख रहा है साल दर साल। एज 6 to 14
overall enrollment in schools for age group 6 to 14 remains very high at over 98%. जो 6 से 14 इयर्स के चिल्ड्रंस हैं उनका जो इनरोलमेंट है स्कूल में वो बहुत ही ज्यादा बढ़ा है, लगभग 98% तक। मेजर इम्प्रूवमेंट इन बेसिक रीडिंग एंड अर्थमेटिक स्पेशली इन द प्राइमरी ग्रेड्स। जो प्राइमरी ग्रेड्स के बच्चे हैं उनमें जो बेसिक रीडिंग है और जो भी अर्थमेटिक से रिलेटेड टर्म्स है उसमें बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। हाँ, इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, लेकिन फिर भी अभी बहुत पीछे हैं, हम लोग को काम करने की जरूरत है। लर्निंग गेन्स हायर फॉर चिल्ड्रन enrolled in government schools as compared to private school। तो जो ये इनरोलमेंट है वो है सो प्राइवेट स्कूल के कंपैरिजन में गवर्नमेंट स्कूल में ज्यादा हुआ है चिल्ड्रन में। लर्निंग गेन्स, लर्निंग में देखा गया कि गवर्नमेंट स्कूल में ज्यादा प्रोग्रेस हुआ है 2022 के तुलना में, और आपका जो प्राइवेट स्कूल है उसमें थोड़ा कम प्रगति हुआ है। इसका कारण के बारे में भी हम लोग बात किए थे कि FLN वगैरह जो प्रोग्राम चल रहा है उस कारण से भी इस पर प्रभाव पड़ा है। आगे 15-16 साल तक के बच्चों के लिए है कि इस उम्र के केवल 6.5% बच्चे ही अब आउट ऑफ स्कूल हैं। कितने? 6.5%, 6.6 मतलब 6.5% या उससे कम इस उम्र के आउट ऑफ स्कूल हैं, और जेंडर गैप भी ज्यादा नहीं दिख रहा है। आने वाले दिन में जैसा ट्रेंड दिख रहा है ये कुछ वर्षों में 0 हो जाएगा। ठीक है। स्मार्टफोन का जो एक्सेस है 15-16 एज ग्रुप में ये भी दिख रहा है कि काफी हाई हुआ है। 74% बच्चे जो है डिजिटल टास्क को कर पा रहे थे। स्कूल ऑब्जर्वेशन में पता चला कि सारी फैसिलिटीज जो हैं स्कूल के वो बढ़ते हुए नजर आ रहा है, और 2018 की तुलना में काफी प्रगति देखने को मिला है। FLN प्रोग्राम लगभग सारे स्कूलों में चल रहा है, जिसका प्रभाव आप देख रहे हैं लर्निंग लेवल पर। प्रोग्राम में बहुत सारा जो एजुकेशन से रिलेटेड चीजें दी जाती है, लेकिन कई बार देखा जाता है गवर्नमेंट स्कूल में वो पढ़ी रह जाती है, तो स्कूल में नहीं हो पाता। तो कैसे मतलब इम्प्रूव किया जा सकता है? इनका सवाल है कि गवर्नमेंट स्कूलों में FLN या अन्य कार्यक्रमों के तहत TLM दिए जाते हैं, उसका प्रशिक्षण भी दिया जाता है टीचर्स को, लेकिन ज्यों का त्यों रखा रह जाता है स्कूल में। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? तो इसके लिए तो यही उपाय है कि फ्रीक्वेंटली विजिट हो उन स्कूलों में, और अगर उन्हें दिक्कत आ रही है उसको उपयोग करने में, कोई ट्रेनिंग में कमी रह गई है तो रिमेडियल एक और उनका शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग हो जाए और फिर वो उपयोग करें। गवर्नमेंट स्कूल में जो शिक्षक की भर्तियां होती है वो प्रॉपर वे में होती है, सर्टिफिकेट वगैरह का होता है, प्राइवेट में तो डायरेक्टली होता है। फिर भी प्राइवेट स्कूल का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेटर है, फिर टीचर ज्यादा बढ़िया सरकारी स्कूल है। वो हमारे सर्वे से इतर सवाल है, तो उस पर हम तो नहीं जा पाएंगे। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड हमारे सर्वे के रिपोर्ट से रिलेटेड कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। Why SER used same tools or assist for all age groups of the students? Why do not they use different tools for according to their standards? एक तो इनका सवाल सबको समझ में सुनाई दिया ना। हाँ। ये सेम टूल हम सभी बच्चों के साथ क्यों उपयोग करते हैं? सबके लिए अलग अलग क्यों ना? 5 साल के लिए एक अलग टूल रहे, 10 साल के बच्चे के लिए अलग टूल रहे, 15 साल के बच्चे के लिए अलग टूल रहे, है ना? तो एक तो कारण है कि हम लोग एसेस क्या करना चाहते हैं।
हमको बस यही असेस करना है कि फाउंडेशनल लिटरेसी कैसी है बच्चों में और फाउंडेशनल न्यूमरेसी कैसी है। कुछ अगर अलग चीज हम लोग लेकर के जाते हैं, जैसे डिजिटल वगैरह, डिजिटल का जो सवाल है या कुछ और बियॉन्ड बेसिक सवाल लेकर के जाते हैं तो उसके लिए अलग टूल रहता है। लेकिन हमें मेन पता करना है कि बच्चों में फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी है कि नहीं, कितने % बच्चे ये जान रहे हैं, कितने % को अभी और ये सीखने की जरूरत है, क्योंकि यही नींव है जो आगे उसको इमारत बनाने में काम देती है। दूसरी बात कि इस तरह के लार्ज स्केल सर्वे में आप एक ही टूल से हम अगर जांच कर रहे हैं एक बच्चे का तो 30 से 35 मिनट लगता है एक बच्चे का। अगर हर एक उम्र के बच्चे के लिए अगर लेकर जाया जाए टूल तो एक तो सर्वे भी लेंदी हो जाएगा और सर्वेयर उतना संभाल पाना सर्वेयर के लिए आसान नहीं होगा। एक टेस्ट, हाँ, लार्ज स्केल सर्वे में उस तरह के हर एक बच्चे के लिए अलग अलग टूल दे पाना थोड़ा मुश्किल होता है ना? उसके लिए फिर छोटा असेसमेंट कहीं करके देखा जा सकता है, एक डिस्ट्रिक्ट का सर्वे करके देखा जा सकता है जिसमें हर एक बच्चों के लिए अलग अलग टूल, और उस तरह का होता भी है, उस तरह का असेसमेंट होता भी है। तीन क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि डिजिटल लिटरेसी के बारे में जो सर्वे किया है तो उसका ऑथेंटिसिटी कितना है, मतलब बच्चे तो झूठ भी बोल सकते थे कि हम इतना एजुकेशनल एक्टिविटीज देखे पोस्ट पे सोशल मीडिया पे कम है, तो ऑथेंटिसिटी कैसे? तो ऑथेंटिसिटी हम लोग जो सवाल पूछ करके किए हैं, सर्वे क्या होता है, सर्वे तो आपसे पूछ करके ही करते हैं ना। आप अगर अपने बारे में झूठ बोल रहे हैं तो फिर सर्वे भी झूठ होगा, है ना। सभी बच्चे तो वैसे नहीं करेंगे। दूसरी बात कि हम लोग टेस्ट भी लेकर के देखे उसका ना, जो डिजिटल टास्क है उसमें टेस्ट भी लेकर के देखे, उसमें तो झूठ नहीं बोला जा सकता है, वो तो करके दिखाना था उसको। जैसे जो टेस्ट लिए आपने वो लिटरेसी करे, इसमें कम्युनिकेशन स्किल इम्पोर्टेंट हो जाती है। इंक्लूड करने का बहुत सारा चीज है, लेकिन लार्ज स्केल सर्वे में सारे कुछ को इंक्लूड नहीं कर पाते हैं। हमने बताया था शुरू में कि 2014 के बाद हम लोग इस लार्ज स्केल सर्वे को एक साल छोड़ करके कर रहे हैं और बीच के वर्षों में कुछ अलग करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि 2017 में 14 से 18 साल तक के बच्चों के लिए हम लोग उसके लेवल का कुछ लेकर के गए थे। 2019 में फिर अर्ली ईयर्स के चिल्ड्रन जो 4 से 8 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए टेस्टिंग टूल अलग डेवलप करके गए थे, है ना। तो इस तरह से बीच बीच के वर्षों में कुछ हम लोग अलग करने का प्रयास करते हैं और आपका जो ये पॉइंट है इसको ध्यान में रखते हैं। अगले साल के सर्वे में अगर नया टूल डेवलप होने वाला होगा, कुछ अलग करने का सोचा जाएगा तो कोशिश करेंगे कि इस पर भी हम लोग क्रॉस एग्जामिन के लिए जैसे जो स्टूडेंट आप लोग डाटा कलेक्शन का वो इंटरव्यू, तो उसके लिए हो सकता है मतलब पेरेंट्स से अगर क्रॉस एग्जामिन के लिए पूछ दिया जाए कि हाँ ये पढ़ता भी है या फिर बस रील से आके लिखे नहीं, फिर जो है ना डेटा सही नहीं आएगा। गार्जियन किसको बोलेगा कि तुम सोशल मीडिया चलाओ, है ना। और जो खुद कर रहा है बच्चा वो जितना बढ़िया से बता पाएगा वो गार्जियन नहीं बता पाएंगे। और बच्चे को ये पूछने से पहले कंफर्टेबल किया जाता है, पूरा दोस्त बन करके बात किया जाता है उससे, ताकि सारी बातें बताए, है ना। गार्जियन बन के नहीं कि क्या करता है मोबाइल पर बताओ तब तो भाई फिर वो बताएगा ही नहीं कि हम सोशल मीडिया भी चलाते हैं। तो
हमारे टूल में जो है कुछ बच्चे तो उस लेवल के भी आ ही जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको हम कैप्चर नहीं कर पाते हैं, जैसे जो बोल नहीं पाते हैं। अब लैंग्वेज का टेस्ट कर रहे हैं, पढ़ने का, रीडिंग का, अब वो पढ़ ही नहीं पाएंगे। फिर हमारा जो पैरामीटर है देखने का कि ये फ्रीक्वेंटली ये बढ़िया से पढ़ पा रहे हैं कि नहीं, कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं, ये हम कर ही नहीं पाते हैं। तो लार्ज स्केल सर्वे में ये थोड़ा सा मुश्किल है, और ऐसा केस बहुत कम आया है, 1% से भी 0.1% आया होगा। सर मेरा सवाल प्रथम फाउंडेशन को लेकर, जैसे प्रथम फाउंडेशन एशिया की कोर्स साल उसके अलावा एजुकेशन के लिए फील्ड में या फिर स्कूल में डायरेक्ट एंगेजमेंट क्या क्या करती है, अगर करती है तो कैसे क्या इंटरवेंशन है? तो प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के बारे में हमारे अमर सर हैं, ये बहुत अच्छे से बता सकते हैं। ठीक है, क्या क्या इंटरवेंशन चल रहा है झारखंड में और किस तरह से काम करती है। आइए। ठीक। सबसे पहले सभी लोगों को जोहार। आपने सवाल किया कि प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन जो है हमारे झारखंड में या फिर इंडिया में, मतलब ये असर सर्वे के अलावा और क्या क्या करती है। तो सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे कि असर सर्वे जो होता है वो 1 साल बीच करके होता है, जैसा कि आप लोगों को डेटा में भी दिखा 18, 22, 24 इस टाइप से बेसिकली। और बीच बीच में हम लोग अलग अलग स्तर पे अलग अलग तरह से सर्वे अलग पैरामीटर्स के साथ में करते हैं, है ना। प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन की जहां तक बात है, तो ये संस्था जो है वो आपको प्री प्राइमरी लेवल से लेकर के 10th क्लास तक के लेवल तक बेसिकली काम करती है। उसके बाद इसके अलावा एजुकेशन में काम करने के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट में भी हमारा काम चलता है। यहाँ झारखंड में हमारा खूंटी आप लोग डिस्ट्रिक्ट जानते होंगे, यही रांची के बगल में है। तो वहां पे हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में मिलके गवर्नमेंट पार्टनरशिप में स्टैंडर्ड 6 से 8 क्लास तक के बच्चों के साथ में अपना लर्निंग कैंप चलाते हैं, जिसमें 2 टाइप का काम होता है बेसिकली। इसमें अपर प्राइमरी 6 to 8 तो अपर प्राइमरी में आता है। तो वो बच्चे जो ये असर टूल के हिसाब से स्टैंडर्ड 2 लेवल का भी टेक्स्ट नहीं पढ़ पाते हैं, उनके साथ में हम लोग अपर प्राइमरी कैचअप नाम का प्रोग्राम चलाते हैं। और जो बच्चे कहानी पढ़ पाते हैं यानी स्टैंडर्ड 2 लेवल के टेक्स्ट को पढ़ पाते हैं, उनके लिए हम लोग ब्रिजिंग का कोर्स चलाते हैं। तो अपर प्राइमरी कैचअप प्रोग्राम का जो उद्देश्य है, उसका उद्देश्य ये है कि स्टैंडर्ड 2 लेवल के मतलब बेसिक फाउंडेशन एंड लिटरेसी एंड न्यूमरेसी जो है स्टैंडर्ड 2 लेवल के टेक्स्ट को पढ़ना या फिर घटाव को कर पाना, 3 अंक के घटाव को 1 अंक के साथ में कर पाना, बेसिक वो कर पाए बच्चे, और उनका जो टेक्स्ट बुक है उससे अलाइनमेंट थोड़ा मोड़ा बन पाए बेसिकली। जिसमें हम लोग हेल्प लेते हैं। आपको लक्ष्य, सुगम, सुबोध 3 तरह का गवर्नमेंट स्कूल्स में बुक चलता है, जिसमें जो अलग अलग स्तर के बच्चों के लिए रहता है कि उसमें जैसे लक्ष्य में अलग तरह के बच्चों का रहता है कि वो थोड़ा कमजोर होते हैं, मतलब कि बेसिकली थोड़ा कम पढ़ पाते हैं, है ना, थोड़ा कम समझ पाते हैं। और सुगम होता है वो थोड़ा ऊपर होता है, और सुबोध होता है उससे भी थोड़ा सा ऊपर होता है। तो जो बच्चे सुबोध कर पाते हैं वो अपने स्टैंडर्ड के लेवल के टेक्स्ट को, जो उनका अपना जैसे स्टैंडर्ड 5 का, स्टैंडर्ड 6 है, 8 का जो टेक्स्ट बुक है उसके साथ में उनका अलाइनमेंट फिर हो जाता है। तो अपर प्राइमरी कैचअप में हम लोग बेसिक चीजों को करने के साथ साथ में करते हैं, लक्ष्य सुबोध पे भी काम कर पाते हैं। उसके बाद ब्रिजिंग का कोर्स जैसा बताया हमने, तो ब्रिजिंग का कोर्स में क्या है, हम लोग एडवांस टूल्स के साथ में वर्क करते हैं बेसिकली। उसमें जैसे आपको मैथमेटिक्स के मतलब कि स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें उसमें
जैसे ट्रायंगल हो गया, जैसे क्षेत्रमिति के सवाल हो गए, आयत क्षेत्रफल के सवाल हो गए, इस टाइप के सवाल जो होता है थोड़ा सा एडवांस लेवल का टेक्स्ट उसके साथ में अलाइनमेंट करके उसको बेसिकली उसके टेक्स्ट बुक से जोड़ना है बेसिकली। तो हमारे प्रोग्राम का उद्देश्य जो होता है वो बच्चे जो हैं फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी कर पाए, उसके बाद में उनके अपने टेक्स्ट बुक के साथ में अलाइनमेंट हो पाए, ये काम होता है बेसिकली अपर प्राइमरी कैचअप में। और प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन और जगह जो है वो जैसे आंगनबाड़ी हो गया, तो आंगनबाड़ी में भी मदर्स ग्रुप के साथ में काम करती है। आंगनबाड़ी आप लोग को पता है ना, तो आंगनबाड़ी में मदर्स ग्रुप जो होता है, आपने एक सवाल पूछा था ना कि हम लोग क्या कर सकते हैं इंडिविजुअली, है ना। तो आने वाले समय में या आप लोग आने वाले समय में अधिकारी रहेंगे या फिर कहीं ना कहीं सम्मानित पद पर रहेंगे, सभी लोग अपने भी मोहल्ले में भी अपने भी गांव में भी रहेंगे तो सम्मानित पद पे रहेंगे या फिर अपने इंडिविजुअली रहेंगे, ठीक है। तो अलग अलग लेवल पे जैसा कि है कि अलग लेवल पे अलग अलग चीजें काम करती है। जैसे हम लोगों ने अलग अलग एज ग्रुप के साथ में आप लोगों को रिपोर्ट्स दिखाई, जिसमें दो टाइप से बेसिकली बात की, एक इनरोलमेंट और दूसरा लर्निंग लेवल, है ना। सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है, इनरोलमेंट, उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, लर्निंग लेवल, है ना। बच्चों को पहले नामांकित होना जरूरी है, उसके बाद में उनको सीखना जरूरी है ना। तो स्टैंडर्ड जैसे कि एज ग्रुप जिसका 3 to 5 है या आंगनबाड़ी के साथ में हमारी संस्था जैसे काम करती है, तो उसमें मदर ग्रुप होता है, एक मेजर रोल निभाता है ना। तो आपने जैसे पूछा कि हम लोग क्या कर सकते हैं, तो आप आने वाले समय अगर अधिकारी बनते हैं सपोज, या फिर आप नॉर्मल इंसान भी रहते हैं, तो जो गांव है, गांव या टोले मोहल्ले हैं, उन्हें उन सभी टोलों मोहल्लों में एक महिलाओं का समूह होता है ना। हर एक मोहल्ले में होता है महिलाओं का समूह। तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं कि उन महिलाओं का समूह जो होता है वो लोग बैठ के बातें करती हैं, मिलती हैं, जैसे ये मतलब शिव चर्चा हो गया, और छोटी छोटी जैसे एमएसएमई के तहत भी कुछ महिलाएं अपना समूह बना करके छोटे मोटे बिजनेसेस करती हैं, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं कि उन महिलाओं के ग्रुप से टोलावार यानी मोहल्लावार बात कर सकते हैं, उनको अपने बच्चों को स्कूल में नामांकित करवाने और उनके सीखने के क्रम को उनको मतलब कि इस बारे में उनसे बात कर सकते हैं। बेसिकली सोशल अवेयरनेस की बात मैं कर रहा हूँ, है ना। मदर्स ग्रुप लेवल पे सोशल अवेयरनेस हो सकता है, और किस लेवल पे हो सकता है, हमारे जो झारखंड के गांव हैं वहां मुंडा मान की व्यवस्था भी चलती है, जिसमें गांव के मुखिया जो होते हैं उनको मुंडा भी कहा जाता है ना। तो जो गांव के मुखिया होते हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, उनसे हम लोग मिल सकते हैं और सोशल अवेयरनेस फैला सकते हैं उनके बच्चों को इनरोल और सीखने के क्रम के लिए, है ना। और क्या कर सकते हैं, स्कूल लेवल पे एसएमसी मीटिंग होती है ना, मतलब कि टीचर्स और पेरेंट्स की मीटिंग होती है स्कूल लेवल पे। उन स्कूल लेवल की मीटिंग में जाकर के ये अवेयरनेस फैला सकते हैं कि बच्चों को आना जरूरी है, स्कूल आना जरूरी है, सीखना जरूरी है ना। और क्या कर सकते हैं, और हम लोग क्या कर सकते हैं इसके अलावा, तो बेसिकली इसके साथ साथ एसएमसी मीटिंग में हम लोगों ने भाग लिया, हम लोगों ने सब कुछ अवेयरनेस वगैरह करा ली, साथ साथ में इसका अलाइनमेंट जो है स्कूल के साथ में हो सके, ठीक है ना। तो स्कूल्स के साथ में हो सके तो हम लोगों को टीचर से, उनके प्रिंसिपल से उन रेगुलर टच में रहना होगा, बात करते रहना होगा, है ना। जैसे अगर सपोज मान के चलिए हम कोई अधिकारी भी नहीं है, लेकिन हम अपने गांव मोहल्ले के स्कूल्स में या बगल के गांव के स्कूल्स में जाकर नॉर्मली बात करते हैं, इन बेसिक चीजों पे बात करते हैं, बच्चों के पढ़ने लिखने की चीजों के बारे में बात करते हैं, तो उनको ऐसा नहीं है कि वो हमको भगा देंगे। ये सोशल अवेयरनेस बेसिकली है, ठीक है ना। तो उनसे हम इस बारे में बात कर सकते हैं बेसिकली, है ना। और इस बारे में रेगुलर फॉलो अप भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और मैजिकल चीज है एक्स्ट्रा हैंड्स, है ना। अकेले आप क्या क्या कर सकते हैं, अकेले आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, आप जहां जा सकते हैं वहीं ना कर सकते हैं, लेकिन और एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं, सोशल अवेयरनेस के साथ साथ में एक्स्ट्रा हैंड्स बना सकते हैं। एक्स्ट्रा हैंड्स कौन कौन हो सकते हैं, आपके वही मुंडा हो सकते हैं बेसिकली, जिनसे आप रेगुलर टच में रहेंगे, टीचर्स हो सकते हैं, या फिर कोई छोटा मोहल्ला है वहां पर जो यंग चिल्ड्रंस है, ठीक है ना। तो एक चिल्ड्रन ग्रुप, चिल्ड्रन बच्चे, छोटे बच्चे सीखते हैं, खेलते हैं, है ना। तो वो बच्चे खेलते हैं तो उनका जो ग्रुप होता है
है ना। क्यों ना उन ग्रुप्स, बच्चों के ग्रुप्स को कन्वर्ट किया जाए लर्निंग के लिए, सीखने के लिए, ये भी हो सकता है ना। तो चिल्ड्रन मदर्स ग्रुप, चिल्ड्रन क्लब, सोशल अवेयरनेस, स्कूल में जो एसएमसी मीटिंग्स होती हैं उसमें अवेयरनेस, ये सब बेसिकली हमको हेल्प कर सकती हैं सोशल अवेयरनेस फैलाने में, एक्स्ट्रा हैंड्स अपने बनाने में, है ना। और कोई सवाल? हाँ, जो प्रथम जो है उसका इंगेजमेंट हमको क्लियर नहीं है, जैसे कि वो रेगुलर एंगेजमेंट है उसका स्टूडेंट्स के साथ या स्कूल के साथ, तो आप अगर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के माध्यम से अगर आप, हाँ, तो ये बेसिकली जो प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन संस्था जो है, ये आपको स्कूल्स में हम लोग डायरेक्ट इंगेज भी रहते हैं और इनडायरेक्टली भी इंगेज रहते हैं। जैसे गवर्नमेंट पार्टनरशिप में हम लोग टीचर्स के माध्यम से जुड़े हुए रहते हैं, उनको टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं बेसिक एफएलएन की, जैसे कि इनकी बेसिक लर्निंग की, है ना, उससे रिलेटेड वो काम करते हैं। और डायरेक्टली भी हम गवर्नमेंट स्कूल्स में, जैसे हमारा गुमला हो गया, वेस्टिंग भूम हो गया, सिमडेगा हो गया, ये जिलों में डायरेक्ट जो आपका मिडिल स्कूल है उसमें डायरेक्ट इंगेजमेंट रहता है, जहाँ पे हमारे जो वॉलंटियर्स जो होते हैं या फिर हमारे CIMs जो होते हैं, कम्युनिटी इंस्ट्रक्टर मोबाइलाइजर, वो जाकर के बच्चों को डायरेक्ट इन्वेंट करके पढ़ाते हैं और उनके साथ साथ में 36 दिन की 32 या 36 दिन की क्लास लेते हैं और उनका अलाइनमेंट जो होता है बेसिक एफएलएन को की जो समझ होती है उसको बेहतर बनाते हैं बेसिकली, है ना। और उनका अलाइनमेंट टेक्स्ट बुक से करवाते हैं, समझे। और अलग अलग जैसे लेवल पे हो गया, आंगनबाड़ी के लिए मदर्स ग्रुप, चिल्ड्रन क्लब, हमारा गांव उसके लिए प्रोग्राम चलता है बेसिकली। अर्ली ईयर्स के लिए ECE का प्रोग्राम चलता है और फिर उसके बाद में अपर प्राइमरी के लिए अपर प्राइमरी का प्रोग्राम चलता है, अपर प्राइमरी कैचअप, अपर प्राइमरी ब्रिजिंग का प्रोग्राम चलता है। फिर एक सेकंड चांस का भी प्रोग्राम चलता है। वो महिलाएं या वो पुरुष या वो बच्चे जो कि 10th में फेल हो जाते हैं, तो उनको फिर से हम लोग इनरोल करवाते हैं और उनको पढ़ाते हैं बेसिकली, और 10th उन लोगों को पास करवाते हैं। इसके साथ साथ में स्किल डेवलपमेंट का भी प्रोग्राम अलग अलग 4-5 डिस्ट्रिक्ट में यहाँ झारखंड में चलता है। जैसे आपका जैसे जो नॉर्मल मतलब की महिलाएं होती हैं या लड़कियां होती हैं, ब्यूटी सेंटर का, तो ब्यूटी की जो ट्रेनिंग होती है बेसिकली, और उनका जो बेसिक किट होता है वो ट्रेनिंग हम लोग फ्री में प्रोवाइड कराते हैं। और उसकी ट्रेनिंग की, जैसे स्विंग मशीन यानी सिलाई के लिए उसकी भी ट्रेनिंग हम लोग करवाते हैं ताकि वो अपना छोटा मोटा बिजनेस कर सके, है ना। साथ साथ में प्लम्बिंग, वेल्डिंग, इन सब का भी कोर्स चलता है, जिससे जो 15-16 साल के बच्चों को आप लोगों ने देखा, तो 15-16 साल के बच्चे जो होते हैं, मतलब जिन बच्चों का 18 साल एज हो जाता है, उन बच्चों को हम लोग अपने प्लम्बिंग, वेल्डिंग, बेसिक ये जो चीजें हैं इसमें इनरोल करा करके उनको ट्रेनिंग देते हैं और वो लोग अपना मतलब पैर पे खड़ा होके अपने हिसाब से कर लेते हैं, फिर अपने भविष्य को सुधार लेते हैं बेसिकली, ठीक है। हाँ, बताने के लिए तो बहुत कुछ है। हाँ, ये प्रथम फाउंडेशन जो है वो क्या फील्ड प्रोवाइड कराती है या मतलब डेवलपमेंट प्रोफेशनल, ये एजुकेशन बेस्ड वर्क करती है बेसिकली, ठीक है। इसमें हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं, या फिर हम लोग सपोर्ट करते हैं स्कूल्स में जाके, गवर्नमेंट स्कूल्स में जाके बेसिकली, ठीक। और कोई सवाल? तो हम लोगों ने 2 चीज देखी ना, इनरोलमेंट और लर्निंग। लर्निंग में हम लोग बहुत पीछे हैं, उस पर काम करने की जरूरत है ना, हमारे झारखंड लेवल पे भी। और क्षेत्रीय स्तर पे जाइएगा तो बहुत सारा छोटा छोटा त्योहार होता है यहाँ पर, माघे पर्व वगैरह होता है। आप लोग में से कुछ लोग जानते होंगे कि माघे पर्व चलता है, 3 महीना 4 महीना तक चलता है, जिससे बच्चों का जो अटेंडेंस रेशियो है वो भी कम होता है ना। तो सोशल अवेयरनेस के द्वारा उसको भी ठीक किया जा सकता है ना। ठीक, थैंक यू।